ठीक है। कल यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात कही थी पिगमेंट सिस्टम्स की बात हो रही थी, और यहाँ हमारे जो पिगमेंट सिस्टम है इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि जो हमारा पिगमेंट सिस्टम होते हैं उसमें एक बीचों बीच में होता है रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल कौन सा वाला है? ए, ठीक है। और ये क्लोरोफिल ए का डाइमर होता है। कुछ बुक में इसे डाइमर का है, कुछ में इसे मोनोमर का है, एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है। अलग अलग है, कंट्रोवर्सी है। आप लोगों को जहां जैसा मिले आंसर मार दीजिएगा। ये डाइमर वैसे होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा? एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, उनका स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बस। तो आप एक ही मान लीजिए एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या होता है, इसके आसपास जो होते हैं कुछ और स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कोर मॉलिक्यूल और एंटीना मॉलिक्यूल ये इस तरीके से इसको कवर किए हुए होते हैं, ठीक। तो ये हो गए एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक। ये एंटीना मॉलिक्यूल हो गए। ये क्लोरोफिल ए क्या है? ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक। और रिएक्शन सेंटर जो होता है, इस रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे दो तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये क्या कर रहा है? लाइट को हार्वेस्ट करेंगे ना, पिगमेंट्स है, यानी क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये सब मिलके लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से ये होते हैं। देखिए एक के ऊपर एक अरेंज, ये आपको भी हमने दिखाया। ये देखिए यहां से देखिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, फिर ए ए ए ए ए बी कैरोटीनॉइड्स, ठीक। इधर देखिए ए ए ए ए बी कैरोटीनॉइड्स। ये फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये क्या है फोटोसिस्टम्स? इसके बेसिस पे ये किसके बेसिस पे फोटोसिस्टम बन रहे हैं? ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ना, इसके बेसिस पे आपको फोटोसिस्टम्स मिल रहे हैं। कोई स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो लाइट की वेवलेंथ 680 वाली को पकड़ रहा है। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अगर ये पकड़ रहा है तो ये जो फोटोसिस्टम बनेगा इसे कहते हैं फोटोसिस्टम सेकंड। और अगर ये 700 वाली को कर रहा है, फार रेड हो जाता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को कर रहा है, तो उसे कहते हैं फोटोसिस्टम फास्ट। समझ में आई बात या नहीं? ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने कहा हमारे पास दो तरीके के रिएक्शन सेंटर हैं। एक रिएक्शन सेंटर ऐसा है जिसमें P फॉर फोटोन या फोटो सिस्टम, ठीक है, P700, ठीक, और P680। तो पहले 680 यहां लिखेंगे और फिर 700, P700। क्लियर? दो तरीके के रिएक्शन सेंटर है और इसके आसपास कौन होंगे? एंटीना मॉलिक्यूल होंगे जो किसको पकड़ेंगे? लाइट को ट्रैप करेंगे, फोटॉन्स को। यस, लाइट क्या है? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आती है, ठीक है। इस बार का नोबेल जो आया है वो क्वांटम के ही ऊपर आया है, क्वांटम टनलिंग के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है 3 साइंटिस्ट को, तो फिजिक्स में। तो क्या है वो? यही बात है कि क्वांटम या फोटोन जो होते हैं लाइट में होते हैं, उसके टनलिंग एक अलग चीज है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। फोटॉन्स क्या है? लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव आती है। लाइट के डुअल नेचर भी होता है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को शो करती है। तो लाइट के जो फोटॉन्स हैं ये यहाँ आएंगे और ये फोटॉन्स को यहाँ ट्रैप किया जाएगा और P680 वाला इसे पकड़ेगा। ऐसे ही सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा? यहाँ ये वाले ट्रैप कर लेंगे लाइट को। तो दोनों के दोनों, जब लाइट बहुत ज्यादा पड़ेगी, भाई आपको पता है किसी एटम के ऊपर जब बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो वो एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। तब हम इसे एक्साइटेड लिख देंगे कि अब ये हो गया एक्साइटेड, A0 बना दिया हमने, मान लिया कि एक्साइटेड स्टेट इसकी है, ठीक है। यानी इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अब पहुंच गया है। सनलाइट दोनों पे पड़ रही है, साइमल्टेनियसली पड़ रही है, इस पे भी पड़ रही है सनलाइट, इस पे पड़ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करके कहीं एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? बात चलती है आगे। अब यहां क्या होगा? यहां कुछ फियोफाइटिन होता है, प्लास्टोक्यूनॉन होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद प्लास्टोसियानिन है और प्लास्टोसियानिन जो है ये उठा के किसको देता है? P700 तक। ये क्या पहुंचा रहा है? इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है।
ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी हो रहा है? एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में जा क्यों रहा है? ये रिडॉक्स पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल उससे कम, इसका पोटेंशियल उससे कम, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते चले जा रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब क्या होता है यहां से, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य देवता है, इनकी सनलाइट जो यहां पड़ रही है उसकी ही प्रेजेंस में ये सब काम हो रहे हैं। समझ में आ गई बात है नहीं? बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गया? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यहाँ पे भी सनलाइट पड़ रही है और यहाँ पे भी सनलाइट पड़ रही है। क्लियर है? जिसकी वजह से ये दोनों एक्साइट हो गए। ये वाला जब एक्साइट हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ आ गया। जब ये वाला एक्साइट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, और वो कहां जाएगा? वो जा रहा है अब आगे। और आगे कहां? देखिए, तो इसी को दैट स्कीम कहेंगे। हाँ, ये आगे पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा अभी हमने आपको दिखाना है पूरा। तो ये पहुंचता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। कहां पहुंचता है? आयरन सल्फर के पास। ठीक है, आयरन सल्फर FeS कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद पहुंचता है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बाद पहुंचता है FMN। ठीक है, ठीक। इसके बाद पहुंच जाता है ये इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव। उसको ये इलेक्ट्रॉन FMN जो है ये बेसिकली एक एंजाइम। ये क्या है? एक एंजाइम, रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज FMN। फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम है। और ये उससे पहुंचेगा, जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो यहीं पे कहीं हाइड्रोजन आयन भी होंगे। ये इन हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और NADPH प्लस H प्लस में बदल जाएगा। समझ में आई बात? ये ये रिड्यूस्ड, ये NADनिकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और जब इसमें हाइड्रोजन आ गया तो ये हो गया रिड्यूस्ड NADP। इसे हम NADPH2 भी लिख सकते हैं, NADPH2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस हो गया। समझ में आ गई बात या नहीं? तो खाली H है वहां पे, H प्लस भी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, NADPH लिख दीजिए आप, रिड्यूस्ड फॉर्म है वो। ठीक। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया भैया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई भाई। इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर उठा, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां से आ गया, यहां गया, फिर यहां से इसका इलेक्ट्रॉन उठा, यहां ये इसकी एक्साइटेड स्टेट मान लो x नॉट बना लो। ठीक है, ये यहां से चलता चलते 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 यहां आ गया। फाइनली किसको इलेक्ट्रॉन मिल गया? NADP पॉजिटिव को मिल गया। इलेक्ट्रॉन तो ये ले गया, किसका इलेक्ट्रॉन था? वो इसका था। यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है, इसने इसको कंपनसेट कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच गया। लेकिन इसके पास तो भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है? ये पानी को तोड़ता है। हाँ, यहां वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाटर को तोड़ेगा, जिसमें मैग्नीज और क्लोराइड आयन में। ठीक है, ये इसे तोड़ेगा और ये टूट के किसमें बदल जाएगा? 4 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां चले जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। ये ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल जाएगी इन फॉर्म ऑफ गैस। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लग गए। और कितने? एक इसको तोड़ने के लिए लगभग 8 फोटोन की जरूरत पड़ती है। 8 क्वांटम, 8 फोटोन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं? अब ये यहां से टूट गया और यहां से इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये पूरा रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? अगर ये सूर्य देवता ना होते, अगर ये सनलाइट ना होती तो ये सब कुछ ना होता है ना। समझ में आई बात या नहीं? तो फिर क्या होता? फिर कुछ भी ना होता, है ना। तो सनलाइट की एनर्जी से ही यहां ये रिएक्शन चली, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में होगी, यही लाइट रिएक्शन है। और हिल एक साइंटिस्ट है, हिल और बेंडल ने ये लाइट रिएक्शन दी।
इसीलिए इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और Z स्कीम भी ठीक है, हिल रिएक्शन। और इसका शेप जो है वो Z के जैसा है। अगर हम Z को उठा के घुमा दें तो इसका शेप जो है वो Z के जैसा है, इसलिए ये स्कीम क्या कहलाई? Z स्कीम भी कहलाई। समझ में आई बात या नहीं? तो इसमें फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट कैसे वो हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि ये क्या है? ये है फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड, हम इसे PS सेकंड कह देते हैं, और ये हो गया PS फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये है, इसको फर्स्ट फोटो, हाँ ये प्ले स्टेशन नहीं है, ये फोटो सिस्टम है, याद रखिएगा। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है, इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, इसलिए इनके नाम फर्स्ट और सेकंड रखे गए हैं। पहले कौन सा एक्टिव होगा? सेकंड वाला, और फिर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। इससे हुआ क्या? इससे आगे हुआ क्या? क्वेश्चन तो अब ये आया, ये इतना इलेक्ट्रॉन भागा, इससे तुम्हें क्या फायदा? देखिए यहां पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहां से आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, जिसकी वजह से बन जाता है ATP। ये ज्यादा एनर्जी और लिबरेट करता हाँ, है। ATP का फॉर्मेशन कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन कल हमने बताया था Yes, sir. कि किसने ये डिस्कवरी करी थी फॉस्फोराइलेशन की? भूल गए हैं ARNO एट आल, यानी आर्नन और उनके साथियों ने। समझ में आई बात है नहीं? और चूंकि ये फॉस्फोराइलेशन यानी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की नील ने क्या करा था? इसीलिए इसे फोटोफॉस्फोर। अब ये एक्सपेरिमेंट्स आप अपने आप हमसे मत पूछिए, नील ने जो किया वो करा था, हमें नहीं पता कार्बोहाइड्रेट कैसे बना, उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आया? एक और फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तो होता है यार, वो भी तो एनर्जी पावर हाउस है। उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। याद रखिएगा, वहां का फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ फॉस्फोराइलेशन क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। मेरी बात क्लियर हो गई? आइए इसको अब हम लोग जो हैं वो देख लेते हैं एक बढ़िया से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ये फॉस्फोराइलेशन, अब सुनिएगा जरा, एक और तरीका भी है फॉस्फोराइलेशन का। एक तरीका ये है, P700 था, यहां सनलाइट पड़ी, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, फिर प्लास्टोक्यूनॉन, आयरन सल्फर, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, P6 प्लास्टोसियानिन और वापस आ गया। अरे ये तो आपने अपना ही इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया। और जब इस कंडीशन में साइटोक्रोम B6 और F से निकलता है तब फिर ATP बनता है। तो ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें क्या हमें PS सेकंड की जरूरत पड़ रही है? ये तो PS फर्स्ट अपने आप ही हो रहा है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ PS फर्स्ट हो रहा है, PS सेकंड नहीं हो रहा है, और तब क्या हो रहा है आप देखिए, क्या यहाँ NADP बन रहा है? सिर्फ ATP बन रहा है। ये कहलाता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी फॉस्फोराइलेशन जो थे भाई साहब हमारे वो हो गए कितने टाइप के? दो टाइप के हो गए, एक फोटोफॉस्फोर, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। फॉस्फोराइलेशन तो दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया ऑक्सीडेटिव और एक फोटो। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो तरीके का, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। अगर यहीं पे क्या हो कि आपका P700 वाला था, ये P700, और P700 में पड़ा जैसे ही लाइट, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, फिर प्लास्टोक्यूनॉन में, फिर फेरिडॉक्सिन में, फिर साइटोक्रोम B6F और फिर प्लास्टोसियानिन। समझ में आई बात है नहीं? जब ये यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तब यहां ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से उठा, वापस इलेक्ट्रॉन यहीं आ गया, तो ये साइक्लिक था, इसे क्या देते हैं? साइक्लिक
फोस्फोराइलेशन। समझ में आई बात? यस सर। नहीं समझ में आई? आ गई। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये कैसा है? ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है मेरी बात? ये जेड स्कीम जो है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बता रही है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात या नहीं? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो आपका ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन हो गया, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। नॉन साइक्लिक में आप देखिए जरा गौर से, ऑक्सीजन टूट रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि वाटर टूट रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, एटीपी मिल रहा है और NADPH मिल रहा है। जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी मिल रहा है। मेरी बात समझ में आई है नहीं? इसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम चाहिए, वो कौन सा होगा? PS फर्स्ट वाला, जिसमें P700 वाला है। जबकि इसमें दो फोटो सिस्टम चाहिए, PS सेकंड और PS फर्स्ट। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा चलता है? पहले PS सेकंड आता है, फिर फर्स्ट आता है। ये जेड स्कीम किसने दी थी? हिल ने दी। हिल और बेंडल, ये दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मिला के दी। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब एटीपी का फॉर्मेशन यानी फॉस्फोराइलेशन की एक थियरी है। ये ऐसे ही नहीं काम चल रहा है कि सब ऐसे ही हो जाता है, इसके पीछे एक थियरी है। वो थियरी क्या है? वो थियरी जो हमारी है, वो हम लोग अब आ रहे हैं अपनी हेडिंग की तरफ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। लेकिन उससे पहले हम ये थियरी पढ़े, हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। देखो यहां कुछ बातें जो रह गई थी, उन बातों को जरा सा थोड़ा सा देख लो, फिर आगे वहीं पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्ट्रक्चर था, या लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये हम बता चुके थे। इसमें पिगमेंट सिस्टम की जो बात हुई थी, पिगमेंट्स का कलर चूंकि नीट में क्वेश्चन आया था, तो वो बात हम यहां कर लेते हैं। आपने अभी एग्जांपल्स की जो बात करी थी, एक्शन, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW इंगलमैन ने। तो ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुन लीजिए, समझ लीजिए, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इसी साल आया था 25 का। तो क्लोरोफिल आपके अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्रोमेटोग्राम में, क्रोमेटोग्राफी हम आपको पहले बता चुके हैं। क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो होता है येलो ग्रीन है, ठीक है। और ज़ेंथोफिल का येलो होता है, कैरोटिनॉइड्स का येलो टू ऑरेंज रहता है। इन कलर्स को पकड़िएगा, पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए या इसी को कुछ तरीके से मॉडिफाई करके दे, ठीक है। सबसे पहले कलर आप पकड़ लीजिए। क्लोरोफिल ए का कैसा है? ब्राइट या ब्लू ग्रीन है। बी का कैसा है? येलो ग्रीन है। ज़ेंथोफिल का कैसा है? येलो है। और कैरोटिनॉइड्स का येलो टू येलो ऑरेंज है। क्लियर है मेरी बात? अब बात करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट की रेडिएशन की जरूरत पड़ती है वो कितने नैनोमीटर का होना चाहिए? 400 से 700 नैनोमीटर का होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो पार है वो फोटोसिंथेसिस करा रहा है। कैसे पता चला? देखिए 400 से 700 नैनोमीटर का जो ये लिया गया है वेवलेंथ, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 ग्राफ में। सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ 3 एब्जॉर्प्शन के आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है, इसको लेबलिंग पूछ ली थी। तो ये वाला देखिए आप इस कलर में, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोफिल ए है। फिर ये जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर उठा हुआ, ये बी है। और फिर ये येलो कलर में जो है ये आपका है कैरोटिनॉइड्स। क्लियर है? ये किस तरीके से इन्होंने एब्जॉर्ब किया, आप गौर से देखिए तो आपको दिखेगा कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को यहां से यहां तक, बी वाला जो है वो लाइट को यहां से यहां तक ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां तक, और सी वाला यहां तक ले जा रहा है। यानी लाइट यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है इतने रीजन में, यहां सबसे कम एब्जॉर्ब हो रही है, फिर यहां पे लाइट फिर एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर इसको नीचे ले जाएंगे, ट्रेस करेंगे, तो वो लाइट का ये वेवलेंथ आ रही है। यानी कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसी को यहां देखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है, अगर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा रिलीज होगी इसका मतलब फोटोसिंथेसिस वहां भी ज्यादा हो रही।
तो देखा गया कि इसी रीजन में ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा रिलीज हो रही है। दैट मींस ब्लू और ग्रीन, जो रेड कलर है, ब्लू और रेड कलर जो है उसकी वजह से एक्शन स्पेक्ट्रम बना, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये उसी का एक्शन स्पेक्ट्रम है। उसी की वजह से एक्शन भी हो रहा है, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा एक्शन करेगा। और इन दोनों को समराइज करके मिला के यहाँ दिखा दिया गया है। यहाँ पे डार्क जो कलर से है वो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और जो लाइट कलर से है वो है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहीं पे सर red यहाँ drop से वाला भी- आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेवलिंग करने के। यहीं पे तो सर रेड ड्रॉप वाला भी तो आता है उसका। हाँ, रेड ड्रॉप का जो है वो हम बता ही चुके हैं पहले, वो इमर्सन का इनरिचमेंट इफेक्ट है। 600 यानी जब रेड रीजन में आपका 680 के ऊपर जाएगी, अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट है तो फोटोसिंथेसिस अचानक से डिक्लाइन कर जाएगी, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। और अगर दो मोनोक्रोमैटिक लाइट को एक साथ मिला के डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस दोनों के से भी ज्यादा आएगी। हाँ, वो क्या है? इसे कहते हैं इमर्सन इनरिचमेंट इफेक्ट। ठीक है, ये बातें हमारी हो गई। इसके अलावा अब लाइट का ये जो सिस्टम है, ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमने आपको बताया P700 P680। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। आप यहाँ पे देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। एंटीना मॉलिक्यूल हम आपको बता चुके हैं। एंटीना मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये आपके आसपास वाले ये एंटीना मॉलिक्यूल हो गए, ये हो गया रिएक्शन सेंटर। ठीक है, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट बोथ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्प्शन पीक 700, तो 700 के लिए ये रख दिया गया है, 800 के लिए 680 के लिए ये रख दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं सीधे सीधे। हम आपको पॉइंट्स पकड़ा रहे हैं, लाइन दे रहे हैं, इन लाइनों को आपको पकड़ के रखना है। ये आपका पूरा बताया हुआ है हिल रिएक्शन, जेड स्कीम जिसे बोल रहे हैं, ये जेड स्कीम है, ये हिल रिएक्शन है। लाइट देखिए दोनों पड़ रही है। ये फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम सेकंड, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट। सेकंड में देखिए ये टूट रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, वहां देखिए NADPH बन रहा है। ठीक, ये लेवलिंग देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से लेवलिंग के ऊपर भी आ सकते हैं, ABCD करके पूछ लेंगे। ठीक, पिगमेंट सिस्टम आपके समझ में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। ठीक, अब ये सारी बात जेड स्कीम की हो गई। पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल हमने बता दिया है कैसे चलेंगे। कैरीज प्लेस इन सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ठीक, रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में बता दिया है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बता दिया है कि वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है। और इसके लिए हमने आपको बताया, क्या बताया कि कौन से आयन की जरूरत थी? मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन Cl-। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं? देखिए, ये वाला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वो पीछे वाला क्या था? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के ऊपर आते हैं, और इस हाइपोथेसिस को पढ़ने के लिए हमें इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए और फिर हम लोग इसको समझेंगे कि भाई साहब ये असल में है क्या। हमने जैसा कि आपको बताया, क्या बताया है? हमने आपको बताया है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें होता है थाइलेकोइड। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? थाइलेकोइड होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलेकोइड होते हैं। एक थाइलेकोइड को ये दिखाया गया है, एक थाइलेकोइड को ये दिखाया गया है डायग्राम के थ्रू। इस थाइलेकोइड में अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ फोटो सिस्टम सेकंड दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? फोटो सिस्टम सेकंड दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट दिख रहा है, और ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक, लाइट देखिए यहाँ पे भी पड़ रही है, यहाँ पे भी, उसी फोटो सिस्टम्स को यहाँ ट्रेस कर रहे हैं। लाइट यहाँ पे भी पड़ रही है और यहाँ पे भी पड़ रही है, और यहाँ पे प्लास्टोक्यूनॉन है, ये PQ दिया हुआ है, प्लास्टोक्यूनॉन दिया हुआ है, ये PQ दिया हुआ है, प्लास्टोक्यूनॉन। और ये अच्छा, ये अभी जो हमने आपको बताया कि ये थाइलेकोइड कहाँ होंगे, इसके आसपास का रीजन क्या है? ये स्ट्रोमा है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के आसपास का रीजन क्या है? स्ट्रोमा। तो ये जो आगे आसपास का रीजन दिया हुआ है, यहाँ स्ट्रोमा है और यहाँ लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। स्ट्रोमा में क्या है बेटा? लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसकी है लो। क्यों है? इसके ऊपर ही पूरी थ्योरी चल रही है। हमने आपको अभी ये बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा बताया था।
उसी को यहाँ इस तरीके से दिखाया गया। यहाँ पिगमेंट्स जो है हमने आपको बताया था थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में। और थाइलेकोइड के अंदर वाले जो ये स्पेस है इसे ल्यूमेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ल्यूमेन कहते हैं थाइलेकोइड के अंदर के स्पेस को। ठीक है, आइए तो देखें, एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ये PS सेकेंड था। यहाँ क्या हो रहा है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है, फियोफाइटिन पे चला जाता है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन पे जाता है। ठीक, यहाँ फियोफाइटिन नहीं दिया, यहाँ प्लास्टोक्यूनॉन सीधा दिखा दिया है। जो ये प्लास्टोक्यूनॉन है ना भाई साहब, ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हमने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये थोड़ा बाहर की तरफ होता है। और ये क्या करता है, ये असल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ये लालची है, कहता नहीं मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं, मैं तो हाइड्रोजन को पकड़ता हूं। कहता तुम यार ऐसा करो, हाइड्रोजन भी ले लो और इलेक्ट्रॉन भी मेरा ले लो साथ में। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रोमा रीजन से हाइड्रोजन को उठाता है। ये जो स्ट्रोमा रीजन है बाहर से, ये हाइड्रोजन को उठाता है, अपने साथ में चिपकाता है, H+ है, और वो इलेक्ट्रॉन इसको प्लस को खत्म कर देगा। तो प्लास्टोक्यूनॉन किसमें बदल जाता है? PQH2 में बदल जाता है। समझ में आई बात या नहीं? ये इसमें बदल जाता है, समझ में आ गई बात? और ये यहां से जब ये वापस इसमें जाता है, जब ये वापस इसमें जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? साइटोक्रोम B6F को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6F को दे देता है, और जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन इसकी ल्यूमेन में डाल देता है, ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन दे देता है। क्लियर हो मेरी बात या नहीं? यस बोलो, सर। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब क्या हो रहा है, अब ये साइटोक्रोम B6F से ये कहां जाएगा? प्लास्टोसियानिन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आयन तो यहां इकट्ठा हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? यहां साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसियानिन में चला गया। समझ में आई बात या नहीं? बोलो, प्लास्टोसियानिन बहुत चालू, वो चल सकता है, वो मूव कर सकता है, वो यहां से उठता है और यहां से मूव करते हुए कहां पहुंच जाता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। अब यहां P700 वाला है फोटोसिस्टम फर्स्ट, तो यहां से प्लास्टोसियानिन कहां पहुंचा? फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये एक्साइट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो ये किसको देगा? पेरिडॉक्सिन को। पेरिडॉक्सिन ने FNR को दिया, और FNR ने, सॉरी हमने वहां पे FMN बोल दिया था, एक छोटी सी यहाँ गलती हुई है, यहाँ हमने FM बोल दिया था, यहाँ FNR है। ठीक है बच्चा, यहाँ क्या है? FNR, पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, NADPH, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, FNR। अब ये क्या करेगा? ये FNR जो है कहां चला गया? ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, ये जो FNR है, ये FNR क्या करेगा? ये NADP को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और NADP को जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये NADP कहां है? बाहर। ये स्ट्रोमा का पार्ट है, स्ट्रोमा में ये NADP फिर चोरी कर लेगा स्ट्रोमा से किसको? हाइड्रोजन आयन को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADPH में कन्वर्ट कर लिया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहां कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? फाइनली NADPH को मिल गया। बोलो, सीन समझ में आया या नहीं आया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया यहां से यहां तक? स्टेप समझ में आए? लेकिन भाई साहब एक चीज अभी गई नहीं है। क्या नहीं गई है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी उसका क्या करें? वो इलेक्ट्रॉन तो वहां चला गया, उसने ले लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वो क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन स्प्लिटिंग, हाँ, वाटर को स्प्लिट किया जाएगा किसमें? ये हाफ O2 में और H पॉजिटिव में। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। ये O2 हाफ लेके पूरा एक ऑक्सीजन बन जाएगा और निकल जाएगा, और H पॉजिटिव जो है वो यहीं इकट्ठा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ मिल जाएगा। नहीं समझे बात को? समझ कोई दिक्कत? नो सर। तो ये PS सेकंड पहले चलेगा, PS फर्स्ट बाद में। क्लियर? ठीक है। अब स्टेप समझिए मेरे बच्चे। स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो प्लास्टोक्यूनॉन को मिला, और प्लास्टोक्यूनॉन चूंकि है
चालू इंसान वो कहता है हम हाइड्रोजन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जब वो हाइड्रोजन लेता है तो हाइड्रोजन स्ट्रोमा से चुराता है। स्ट्रोमा से चुराने के बाद वो हाइड्रोजन को अंदर फेंक देता है किसमें, ल्यूमेन में, और इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटोक्रोम B6F को। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, साइटोक्रोम B6F से ये जब प्लास्टोसियानिन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो प्लास्टोसियानिन इसको दे देगा P700 को, और P700 आगे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली मिल जाएगा NADPH को। समझ में आ गई बात? Yes. तो NADP पॉजिटिव को मिल गया और NADPH बना दिया उसने, कोई दिक्कत? ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या हुआ, तो अब ये जो H था यहां इसने फिर H चोरी करा स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से 2 H चोरी हो गए, 2 जगह पे H चोरी हो रहे हैं। एक तो ये चोरी कर रहा है और दूसरा चोरी ये कर रहा है, NADP। समझ में आई बात या नहीं? तीसरा क्या हो रहा है कि जो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है वो ल्यूमेन के अंदर हो रही है, और वाटर स्प्लिटिंग ल्यूमेन के अंदर हो रही, तो हाइड्रोजन आयन कहां इकट्ठा हो रहे हैं, ल्यूमेन में। तो आप रिस्पेक्ट में देखिए, विद रिस्पेक्ट टू देखिए, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे थाइलेकोइड्स हैं, ये स्ट्रोमा रीजन है। तो स्ट्रोमा रीजन से हाइड्रोजन आयन की लगातार हो रही है चोरी, और ये चोरी होके किसमें आ रहे हैं, थाइलेकोइड के अंदर स्टोर हो रहे हैं। तो थाइलेकोइड की ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रोमा में आसपास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है। बोलो कोई दिक्कत? जिसकी वजह से अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी भाई, पीएच जो है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। नहीं समझे बात? हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए तो पीएच को लो होगा ही होगा, क्योंकि हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो गई है, हाई हो गई है, तो पीएच कैसा हो गया, लो हो गया, एसिडोसिस हो जाएगी, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अब क्या है, ये परेशान है, कह रहा है निकाल के दो भाई इसको, यहाँ हटाओ यहाँ से। जब हटाने की बात आती है तो यहाँ होता है CF0, CF1 और CF0 पार्टिकल। समझ में आई बात या नहीं? ये CF1 जो पार्टिकल है वो उसके ऊपर होता है ATP सिंथेज एंजाइम। यहां है पूरी मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है हाइड्रोजन आयन के लिए, सिर्फ ये F0 F1 पार्टिकल जो है ये परमिएबल है। तो सारा हाइड्रोजन आयन कहां से निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। समझ में आई बात? जब सारा हाइड्रोजन आयन यहां से बाहर निकलेगा तो एक धार बह रही है हाइड्रोजन की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ऊपर ज्यादा है अंदर कम है, बाहर कम अंदर ज्यादा। तो अंदर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को पकड़ के ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को चिपका के ATP बना दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ATP सिंथेज। क्लियर है? इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात है नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ATP का फॉर्मेशन होता है। बोलो कोई दिक्कत? यही वजह थी सनलाइट जो आ रही थी। अब फिर से पकड़ते हैं पीछे, ATP का फॉर्मेशन हमें समझ में आ गया। अब यहां आते हैं, जो सनलाइट आ रही थी उसकी वजह से ये ATP बना। देखिए साइटोक्रोम B6F यहीं से तो लीक करा था हाइड्रोजन आयन, याद आया? ये हाइड्रोजन आयन जब अंदर गया तो वही हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, जब वो हाइड्रोजन आयन बाहर निकला तो किसकी फॉर्म में आ गया, ATP। नहीं समझ में आई बात? उसने ATP को बना दिया। क्लियर हो गई? ये पूरी हाइपोथेसिस कहला रही है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक? यस बोलो। कुछ प्लांट्स में अलग अलग होते हैं क्या, PS फर्स्ट और PS सेकंड? हाँ अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कैसे? जैसे आपका जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, दोनों नहीं मिलते हैं। बैक्टीरिया में? अरे तो बैक्टीरिया में साइक्लिक photosynthesis वाला ही नहीं। होता तो है। ये भी होता है कि ये अपनी रिएक्शन तो कर ही रहा है उसके साथ में, हाँ। और PS 700 अपनी अलग कर रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने आपको ये भी तो बताया था इससे पहले कि कौन एप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा, कौन नॉन एप्रेस्ड पार्ट में मिलता है। ये भी तो बताया था, एक फोटो सिस्टम आपको एप्रेस्ड पार्ट में मिल रहा है और एक जगह है नॉन एप्रेस्ड पार्ट, वहां दोनों मिल रहे हैं। ठीक है? फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड में होता है और हाँ। PS सेकंड अप्रेस्ड में होता है। हमने आपको बताया था एक ऐसी जगह है जहां दोनों होते हैं, एक जगह पे दोनों होंगे, एक जगह पे सिर्फ एक ही होगा। ठीक है? अभी हम लोग आ जाते हैं फोटो सिस्टम्स के ऊपर, और फोटो सिस्टम्स का शायद यहाँ पे है मेरे पास। चलो देखो देखो, हमने फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड को कंपेयर करके यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हो, गौर से देखिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इट इज लोकेटेड इन नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड एज वेल एज स्ट्रोमा थाइलेकोइड। देखिए कुछ स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी हैं, स्ट्रोमा में पड़ रहेंगे, वो
स्टैक नहीं है या लैमिली में है, तो वहां कौन सा मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट मिलेगा। और यहाँ ये कहाँ होगा? इट इज प्रेजेंट इन एप्रेस्ट ऑफ द ग्रेना थाइलेकॉइड। ये कहाँ मिलेगा? ग्रेना थाइलेकॉइड के एप्रेस्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक, क्लोरोफिल यहाँ पे क्या कंटेंट? हाई कंटेंट है कैरोटीनॉइड्स का, यहाँ कैरोटीनॉइड्स का कंटेंट लो होगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए कंटेंट मोर देन ट्वाइस ऑफ क्लोरोफिल बी। यहाँ क्लोरोफिल ए जो है क्लोरोफिल बी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट का रहेगा। यहाँ फोटोसेंटर क्या है? P700 है। यहाँ फोटोसेंटर कौन सा है? P680 है। यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड, और वहां पे रिसीव कर रहे हैं फोटोलिटिक रिएक्शन के थ्रू। जब फोटोलिटिक रिएक्शन यानी कि वाटर स्प्लिटिंग होगी तब वहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वहां साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहाँ पे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा और इसका जंक्शन रहेगा फर्स्ट के साथ में। साइक्लिक तो सेकंड पे होता है, नहीं तो फर्स्ट, साइक्लिक वाले में फर्स्ट होता है। यार देखिए इसमें 700 वाला होता है, वो फर्स्ट होता है। यही से ये यहाँ 700 वाला होगा ना, इसलिए ये याद रखिए P700, यहाँ P680। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज यूजुअली हैंड्स ओवर द इलेक्ट्रॉन टू NADP पॉजिटिव। ये NADP को दे देगा जनरली। अगर साइक्लिक यहाँ नहीं होगा तो ये NADP पॉजिटिव को दे देगा। यहाँ किसको देगा? ये P700 को उठा के दे देता है। समझ में आई बात या नहीं? उल्टा कर दिया, चलता उधर पहले सेकंड है और फिर फर्स्ट है, इसको उल्टा करके लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड इधर लिख दिया। समझ में आ गई बात? यस सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब एक बार इसके सिस्टम को यहाँ देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये सारी चीजें। इसके बाद आप यहाँ देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम ये दिया हुआ है। ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है, वही थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन दिखा दी गई है। यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है ना, लग रही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही जैसा होता है सारी मेम्ब्रेन आपकी। तो यहाँ PS सेकंड पहले हुआ, यहाँ लाइट पड़ी, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोक्यूनॉन पे, प्लास्टोक्यूनॉन ने हाइड्रोजन यहाँ से चोरी कर लिया, हाइड्रोजन आयन, और ये H2 में बदल गया। ये हाइड्रोजन आयन इसने इधर लीक करा और इलेक्ट्रॉन इसको साइटोक्रोम को होते हुए किसके पहुंच गया? प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन मूव कर सकता है, ये चल सकता है, बाकी सारे रुके हुए हैं, सिर्फ एक चल सकता है प्लास्टोसियानिन। आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था वहां साइटोक्रोम C चल रहा था, याद है? हाँ, तीसरे वाले से चौथे वाले में वो C वाला चल के ले जाता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ प्लास्टोसियानिन चल रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ फोटोसिस्टम फर्स्ट आ गया, फोटोसिस्टम फर्स्ट से ये फेरिडॉक्सिन FNR और फिर यहाँ पहुंच गया। क्लियर? अब जितना भी हाइड्रोजन आयन है वो लीक करेंगे, हाइड्रोजन आयन किसके थ्रू? F1 F0 पार्टिकल के थ्रू। तो ये वाला हो गया हमारा F1 और ये कौन सा हो गया? F0। C इसलिए लगाते थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो CF1 CF0 पार्टिकल हो गए। F1 से जैसे ही ये जाएगा, यहाँ ATP सिंथेज एंजाइम है, ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन आयन यहाँ लीक हो जाते हैं, फिर से बैलेंस हो जाता है। समझ में आ गई बात है? ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू आपको पूरा समझा दिया गया। क्लियर है? यस सर। तो ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किन भाई साहब ने दी थी? महाशय थे, उनका नाम था मिशेल। याद रखिएगा किसने प्रपोज की है? मिशेल, एक साइंटिस्ट है MIT CHEL। तो मिशेल साहब ने ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी है। अब इसको NCERT की लाइंस हम पढ़ के बता देते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो। NCERT की 3 पॉइंट में इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। मिशेल साहब ने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी है। ठीक है, आइए NCERT पे देख लेते हैं इसको। जो 3 पॉइंट हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, समझ में आपके आता जाएगा, इजी है, बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, देखिए कह रहे हैं सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की इनर साइड में, मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे तो हो रही है वाटर की स्प्लिटिंग, ठीक है, तो इनर साइड में हो रही है, इस वजह से हाइड्रोजन आयन कहां इकट्ठा हो रहे हैं? ल्यूमेन। ठीक है, वाटर एक्यूमुलेट इन ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड। ठीक, स्प्लिटिंग जब वाटर की हो रही है तो हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट कहां कर रहे हैं? थाइलेकॉइड की ल्यूमेन के अंदर। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। इस तरह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ी। दूसरा पॉइंट थोड़ा लंबा है, और क्यों लंबा है वो भी हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों लंबा है। ठीक है, देखते हैं दूसरे पॉइंट को।
दूसरा पॉइंट कह रहा है एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है फोटो सिस्टम के थ्रू तो मूव कर रहा है, फर्स्ट फोटो सिस्टम से सेकंड फोटो सिस्टम की तरफ जा रहा है। प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसी बीच में प्रोटॉन भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों हो रहा है? यही हमने आपको बताया कि भाई साहब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था पीएस फर्स्ट से सॉरी सेकंड से फर्स्ट की तरफ ही तो जा रहा था, यहाँ फर्स्ट था जी पीएस फर्स्ट, तो जब सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है तो साइटोक्रोम पड़ता है यहाँ बीच में, साइटोक्रोम B6F, और यहाँ पड़ता है प्लास्टोक्यूनॉन। ये है चोर, ये यहाँ से चोरी कर लेगा हाइड्रोजन आयन को और ये अंदर डाल देगा। वही कह रहा है कि जब यहां से मूव करेगा तो हाइड्रोजन आयन कहां जा रहे हैं? आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये यहां से यहां अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो कौन है? PQ, आउटर साइड, ट्रांसफर्स इट इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं दे रहा है, ठीक है, ये किसको दे रहा है? ये हाइड्रोजन कैरियर को दे रहा है। यानी फियोफाइटिन जो था वही तो प्राइमरी एक्सेप्टर था, वो बाहर की तरफ था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? प्लास्टोक्यूनॉन को दे रहा है, और प्लास्टोक्यूनॉन क्या है? वो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो क्या कर रहा है? इस वजह से हेंस मॉलिक्यूल रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा, और इस वजह से ये स्ट्रोमा से मॉलिक्यूल जो है क्या कर रहा है? रिमूव कर दे रहा है प्रोटॉन को, और कहां उसको भेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो हाइड्रोजन को अंदर से इधर, और ये कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा? ये भी ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, इनसाइड द ल्यूमेन। समझ में आई बात या नहीं? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। पहला पॉइंट था कि वाटर स्प्लिटिंग हो रही है जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है पहला वो फियोफाइटिन है, जो कि कहाँ है? बाहर की साइड में, और वो अपना इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को नहीं जबकि प्रोटॉन वाले को दे रहा है, इसलिए ये प्रोटॉन यहां से चुरा लेता है और वो प्रोटॉन को अंदर डाल देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को पहुंच जाएगा और साइटोक्रोम B6 को, और फिर यहाँ प्लास्टोसियानिन को पहुंचेगा, प्लास्टोसियानिन मूव कर सकता है, यहाँ चला जाएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेरिडॉक्सिन से FNR, और फिर ये FNR किसको दे देगा? ADP पॉजिटिव को दे देगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा? फिर NADH कहां से लेगा? H चोरी करेगा इसी स्ट्रोमा से ये H को चोरी कर लेगा, और H को चोरी करके क्या कर लेगा? NADPH में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ लग जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। यही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का तीसरा पॉइंट यही है, द NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, ये कहां है? ये स्ट्रोमा की साइड में है, ऑफ द मेम्ब्रेन along with electron that come from the acceptor of the electron PS first. Protons are necessary for the reduction of NADP, प्रोटॉन्स चाहिए ही होंगे, वो कहां से चोरी करेगा? रिमूव फ्रॉम स्ट्रोमा। तो इस वजह से स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन आयन की कम, ल्यूमेन में हो गई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब पीएच हो गया उसका कम, ल्यूमेन का पीएच कैसा हो गया? कम, जिसकी वजह से ये ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन और वहां से मूव करेगा स्ट्रोमा में, वापस आएगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसके लिए चाहिए होगा CF1 पार्टिकल, और वो चैनल के थ्रू काम करेंगे, एटीपी सिंथेस उस पे होगा, और वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ADP से ATP में बदल जाएगा। ऐसे से हाइड्रोजन साइकिल पूरी जाती है। हाँ, हाइड्रोजन वापस आ जाते हैं, बस यही, जितने हाइड्रोजन बाहर से अंदर गए थे उतने ही लीक कर गए, और इस लीकेज में ATP बन गया, ADP से ATP बन गया। अब फिर वो इधर फिर लाइट आएगी, मतलब जितनी चीजें थी वो रीयूटिलाइज होती जा रही है। तो इस तरह से आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही फोटोकेमिकल रिएक्शन है या लाइट रिएक्शन इसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। उम्मीद कर रहे हैं लाइट रिएक्शन तो समझ में आ गई है आपको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डार्क रिएक्शन को, और डार्क रिएक्शन हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। यहां तक हमारी लाइट रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई है। हैव अ नाइस डे।